हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल में। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूं मैं आपके साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में किस तरीके से हमें कंप्लीटली पढ़ते हुए चलना है। कंप्लीट रोड मैप आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से कब कौन सी यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है ताकि आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकें, फिर उसके पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए सिलेबस कंप्लीट करते हुए उसको अच्छे से समझ सकें, नोट्स बना सकें एंड देन अच्छे से रिवीजन कर सकें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तैयार कर सकें। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी, कुछ 10 से 15 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक डिसीजन, इस तरीके का आप डिसीजन बना सकते हो जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपकी जर्नी बहुत स्मूथ बन सकती है और कैसे छोटे छोटे एफर्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, नेट क्लियर कर सकते हैं, जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी उसको बहुत स्मूथ बना सकते हैं। तो वन बाय वन हर एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, किस तरीके से क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, हर चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये तैयारी होगी बिल्कुल सिलेक्शन वाली, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट इस तरीके से मैं आपके लिए रोड मैप लेके आई हूँ जो मैंने फॉलो किया था, जिसने मुझे हेल्प की थी, और जो मेरी कमियां रही थी उन सभी कमियों को भी डिस्कस करूंगी ताकि आप वो गलती ना करें। मैंने अगर इस तैयारी में 1 साल लगाया है तो मैं ये चाहूंगी कि आप ये 5 से 6 महीने में, 4 से 5 महीने में अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। बात करेंगे वन बाय वन हर एक चीज पे, डिटेल में आपको चीजें समझाती हुई चलूंगी। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आया है, मेरा नाम है आयुषी, हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा पे भी एडुकेटर हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल भी है कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से ही, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल रिलेटेड पीडीएफ। जो भी क्लासेस हम लेते हैं उन क्लासेस की पीडीएफ आपको कॉमर्स स्पॉटलाइट में मिल जाती है और सभी लिंक्स वगैरह, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर देती हूँ सो दैट आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की हो सके और आप अच्छे से हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकें टाइमली। तो अब एक क्वेश्चन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है और मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू रियली वांट टू क्रैक दिसंबर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन? क्या आप एक्चुअल में चाहते हो कि मुझे इस बार दिसंबर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करना है? अगर आप अभी से तैयारी करने के लिए तैयार हो और चाहते हो कि हाँ, दिसंबर में मुझे इंश्योर करना है कि मैं टॉप 6 कैंडिडेट्स में आऊं और उन टॉप 6 कैंडिडेट में से भी टॉप 1 कैंडिडेट्स में आऊं जिनका जेआरएफ हो जाए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे हर चीज कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कैसे आप सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये 1 जुलाई 2023 से। अगर आप 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, हमारे पास 2 पेपर हैं। जो भी बिगनर्स हैं उनको ये चीज समझनी होगी कि कैसे क्या चीजें रहती हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट दिया होगा उनको पता है ये चीजें, बट उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है अपने कंटेंट को, जो भी उन्होंने पढ़ा है। तो सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर देने होते हैं। कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स का आपका टाइम रहता है। 10 यूनिट्स पेपर 1 में है और 10 यूनिट्स ही पेपर 2 में है। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में से आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में से आने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होने वाला है। तो कैसे अब इन यूनिट्स को तैयार किया जाए, कैसे वन बाय वन चीजें कवर की जाएंगी, उन सभी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीशन होगी, सिलेबस को अच्छे से कवर करोगे तो ही आप आगे की चीजें कर सकोगे और कैसे साइड बाय साइड चीजें लेके चलनी है वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जुलाई मंथ में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 की 3-3 यूनिट्स आपको कवर कर लेनी है। मैम इतनी जल्दी 3-3 यूनिट्स? हाँ बिल्कुल, पर कौन सी यूनिट्स आपको कवर करनी है? जो यूनिट्स आपकी स्ट्रॉन्ग है। हर एक पर्सन पेपर 1 में भी वो कुछ ना कुछ यूनिट्स उसको अच्छी लगती होंगी, पता होगा उनके बारे में, पेपर 2 में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, तो आप बहुत इजीली पेपर 1 की कुछ यूनिट्स अच्छे से कवर कर सकते हो एंड साथ ही साथ पेपर 2 की यूनिट्स भी आप कवर कर सकते हो। एक ऐसी यूनिट्स आउट ऑफ 10 यूनिट्स जो आपको बहुत अच्छे से आती है। वो न्यूमेरिकल यूनिट्स भी हो सकती हैं, थ्योरेटिकल यूनिट्स भी हो सकती है, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हो सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिट्स अच्छी लगती हैं। पेपर 1 में 3 यूनिट्स ऐसी उठा लो जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड भी हो सकता है, आईसीटी भी हो सकता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन भी हो सकता है, और वो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई भी हो सकता है। कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई भी 3 यूनिट्स आपको उठानी है जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है,
आपको लगता है कि हाँ इसकी मुझे प्रायर नॉलेज है, कम समय में अच्छे से इस यूनिट को कवर कर सकती हूँ, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पेपर 2 में भी आपको यही करना है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप जो आपको करना है, अब ये देखो मैंने जो बताया आपको कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको कंप्लीट करना है, 3-3 यूनिट करनी है इनकी, क्लियर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट मंथ में आप एंटर होगे जब अगस्त में, तो आपको क्या करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की 2-2 यूनिट उठानी है। अब ये 2 यूनिट कौन सी हैं, ये वो यूनिट है जो आपकी बहुत वीक है। अब अगर आपको पेपर 1 में पहली 3 यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, उसमें पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, आईसीटी कम्युनिकेशन है, वो यूनिट आपको अगर अच्छी लग रही है, तो आपकी वीक यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे 2 यूनिट उठाओ और उनको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप स्ट्रॉन्ग यूनिट कर लोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने अपने सिलेबस का 30% पोर्शन कवर कर लिया है, अब मुझे इसकी सिर्फ रिवीजन करनी है, और जो यूनिट्स मेरी वीक हैं उनके ऊपर मैं फोकस करूं ताकि उनकी प्रैक्टिस के लिए मुझे अच्छा टाइम मिले, अप्रोप्रिएट टाइम मिले, तो उन यूनिट्स को मुझे कवर कर लेना। जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूनिट्स में मैथ्स रीजनिंग को रख रहे हैं, वो यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, रिसर्च, इन यूनिट्स को रख सकते हैं वीक यूनिट्स में। तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 महीने में 5-5 यूनिट्स कवर हो जाएंगी। आप ये बोल सकते हो कि हाँ 50% सिलेबस मेरा डन हो जाएगा। अब ये यूनिट्स को कंप्लीट जब करना है, तो उसके लिए जो चीजें ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको आगे बताती हुई चलूंगी। अब इसके साथ सेकंड मंथ में जब आप एंटर करोगे, तो आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 के आपने जुलाई के मंथ में, फर्स्ट मंथ में यूनिट्स कवर किया, उनकी रिवीजन भी करनी है। जो भी आप प्रीवियसली मंथ्स में कवर करते जा रहे हो अपना सिलेबस, उसको आपको कवर करते जाना है आगे भी। तो ये 2 मंथ में आप यही काम करेंगे। आपका मेन फोकस होगा कि आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें, इनके साथ साथ अपने नोट्स बना लें, और ये जो नोट्स बनेंगे वो डिटेल्ड नोट्स बनने चाहिए। अगर ये आप डिटेल नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अब ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो हो जाएगा। डिटेल नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको डिटेल नोट्स मिल रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हाँ वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि जो डिटेल नोट्स होंगे ना, उनको आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता होगा कि हाँ ये चीजें मैंने पढ़ी, और डिटेल नोट्स अगर मेरे पास है तो उनको जस्ट रिवाइज करना है, वीडियोस देखनी है, बुक्स में से जहां से भी आप पढ़ रहे हो उनकी रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड मंथ में, जब आप एंटर करोगे मतलब सितंबर में, तो तब आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पेपर 1 में 3 यूनिट्स उठानी है, और ये यूनिट्स क्या है, मैंने यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल किस तरीके से लिखा है। यहाँ पे लिखने का ये मतलब है कि अगर पेपर 1 में आप थ्योरी कर रहे हो तो पेपर 2 में आप प्रैक्टिकल करो, पेपर 1 में प्रैक्टिकल यूनिट्स कर रहे हो तो पेपर 2 में थ्योरी करो। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे लेके चलना है, क्योंकि इट्स थर्ड मंथ जहाँ पे आपको पहले 2 महीने का भी रिविजन करना होगा, और उसके साथ साथ ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है इनको भी कंप्लीट करना होगा। मैम ये थ्योरी और प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन यूनिट्स को कवर कर लो, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड जैसी यूनिट्स हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी यूज करनी होगी अपने टॉपिक्स को कवर करने के लिए, और नोट्स भी इनके डिटेल में बनाने होंगे। तो वो यूनिट्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद पेपर 2 में जैसे कॉमर्स की मैं बात बता सकती हूँ आपको, 5 यूनिट्स आती हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होती हैं और कुछ फैक्चुअल होती हैं, और 5 यूनिट्स होती हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं, जो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। ग्राफ्स वहाँ पे यूज होते हैं, न्यूमेरिकल वहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो यूनिट्स आप यहाँ पे 2 यूनिट्स उठाओ, प्रैक्टिकल यूनिट्स, ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिले, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। फिर उसके साथ साथ रिवीजन आपको करनी है। देन इसके बाद अक्टूबर मंथ में आपको क्या करना है, पेपर 1 की 2 यूनिट्स जो बच गई, अब लास्ट की 2 यूनिट, और इसमें मैं प्रेफर करूंगी आपको कि आरसी यहाँ पे होना चाहिए, और कम्युनिकेशन और आईसीटी जैसी यूनिट में से एक यूनिट आप ले लो। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आईसीटी में देयर आर थिंग्स जो आपको बहुत ज्यादा याद करनी होगी, याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। तो याद करने वाली चीजें जितना लास्ट में करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पेपर तक आपको वो चीजें याद रहेंगी। कम्युनिकेशन में भी चीजें याद करने वाली बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी आपको उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि जो फैक्चुअल यूनिट्स है ना आपकी, उन यूनिट्स को उठाओ, और जो करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, उन करंट रिलेटेड टॉपिक्स को आपको कवर करना है लास्ट ये 4th मंथ में। फिर इसके बाद पेपर 2 में भी 3 यूनिट्स उठानी है, और ऐसी यूनिट्स उठाओ जहां से करंट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसी यूनिट जहां से करंट से रिलेटेड बहुत चेंजेस होते हैं और वहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसी यूनिट भी यहाँ पे आ सकती है, जहाँ पे करंट रिलेटेड आपसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें हैं चेंज होती रहती हैं, तो इनको आपको लास्ट में लेके चलना है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन जैसी यूनिट है, उसको भी आप करंट डेटा आपको चाहिए होता है, तो उस यूनिट में आपको चीजें बहुत ज्यादा याद करनी है, तो उन यूनिट्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं। जहाँ पे प्रोविजन एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा याद करनी है, उन यूनिट्स को आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर इसके बाद जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिविजन भी करनी है उसकी सारी। तो ये तरीके से आपको ये 4 महीने हैं जो निकालने हैं, जहाँ पे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। और यहाँ पे केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है वो बहुत मैटर करता है, हाउ बहुत मैटर करता है।
तो उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि कैसे आप सिलेबस जब कवर कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको करनी है। 2020 से लेके 2023 तक के सारे पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं। पीवाईक्यू एनालाइज करके आपको टॉपिक्स मिलेंगे, और ये जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे ना, ये टॉपिक्स ही आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस में ऊपर ऊपर से चीजें दी हुई है, बट कितना इन डेप्थ एंटी उसमें क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहे हो ना, जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स को सेग्रीगेट करना है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नंबर 1 कैटेगरी में आएंगे, और वो है मस्ट टू डू टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ के जा रहे हो तो मतलब आप अपना नेट और जेआरएफ छोड़ के जा रहे हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। फिर आते हैं शुड नो टॉपिक्स। शुड नो टॉपिक्स का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे जो मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं उसमें से जो टॉपिक्स है मर्ज हो रहे हैं, वो होते हैं शुड नो टॉपिक्स। कि आपको अगर ये पता होगा तो आपको एक एज मिलेगी बाकी अदर स्टूडेंट से। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर आप जेआरएफ इंश्योर करना चाहते हो तो ये शुड नो टॉपिक्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये थोड़े टॉपिक्स हैं जो इन डेप्थ टॉपिक बनते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। फिर इसके बाद आता है कुड नो टॉपिक्स, कि ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही करंट से रिलेटेड हो गए हैं, ठीक है, ये ऐसे यूनिट्स हैं कि एक बार आप अपनी आंखों के आगे से निकाल लो बस। ऐसे टॉपिक्स जो आपकी एक बार आंखों के आगे से निकली हो ना, फिर आपको स्ट्राइक हो जाए कि हाँ यहाँ कुछ पढ़ा तो था, सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास चीजें होनी चाहिए। ये है कुड नो टॉपिक्स। इतना ज्यादा इन पे फोकस नहीं करना कि सारा टाइम इन पे लगा दो, बट हाँ एक बार आंखों के आगे से जरूर निकाल लो। ऐसे टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। और सबसे ज्यादा एफर्ट आपको करने होते हैं मस्ट टू डू टॉपिक्स में। उसके बाद शुड नो टॉपिक्स पे आपको एफर्ट करने हैं, फिर उसके बाद कुड नो टॉपिक्स पे आपको एफर्ट्स है जो करने होते हैं। ये बेसिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे ये टॉपिक्स हैं जो रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है पीवाईक्यू को एनालाइज करते हुए कि हाँ एक टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, तो वो टॉपिक तो 110% करना ही करना है, और उस टॉपिक को इन डेप्थ भी करना पड़ेगा। तो उस टॉपिक के तो शुड नो टॉपिक्स और मस्ट टू डू टॉपिक्स में इनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो काफी बच्चे मिस करते हैं और काफी बच्चे स्किप करते हैं, और एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि क्यों वो एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो है टेस्ट ना देना। हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करेंगे, फिर अगर टाइम बचेगा तो हम मॉक टेस्ट देंगे। अदरवाइज हम ऐसे ही चले जाएंगे एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट देने, और फिर हमें लगेगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती, एंड दिस इज रियलिटी, 50 to 60% बच्चे यही गलती करते हैं, टेस्ट नहीं देना। अभी कैसे टेस्ट दे दे, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस तो आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। आपको लास्ट डे तक ऐसा लगेगा कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है, बेसिक आइडिया आपने ले लिया, पीवाईक्यू को एनालाइज करके टॉपिक सिलेक्ट किए, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, इन डेप्थ पढ़ा, मस्ट टॉपिक्स, शुड नो टॉपिक्स और कुड नो टॉपिक्स को भी देख लिया। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। और स्टार्टिंग में मैं ये बोलूंगी हर 15 दिन में, हर सेकेंड वीक एक संडे को या सैटरडे को एक मॉक टेस्ट दो। कंप्लीट 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दो। मैम अभी तो सब आप बता रहे हो कि जुलाई में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो क्या हम 15 जुलाई को एक मॉक टेस्ट दे दें? बिल्कुल दे दो। आपको ये पता लगेगा कि आप क्या पढ़ के आए हो पहले से, आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। अगर प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको सिर्फ पॉलिश करना है, तो आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम है कि हाँ मुझे इतनी चीजें तो आती है, मुझे थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है, वो आपको रियलिटी चेक मिलेगा आपका। तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टेस्ट को। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे, 2 मंथ कंप्लीट कर लोगे, 3 मंथ कंप्लीट कर लोगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के वंस इन अ वीक आपको करना है। फिर मॉक टेस्ट करना कैसे है, मॉक टेस्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने रखता है। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपकी प्रीवियस नॉलेज कहाँ कमी रह रही है, उसमें किस तरीके से उसको ब्रशअप करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है ये चीज कि मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना। फिर इसके बाद जब आप सिलेबस कवरेज कर रहे हैं, आप बुक से पढ़ना पसंद करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ना ज्यादा आपको अच्छा लगता है, तो आपने बुक्स ली हुई है, कुछ टॉपिक्स के लिए आप वीडियोस देखते हो। ये क्या है, ये आपका सोर्स है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस सोर्स के बेसिस पे। तो हमेशा ये मेक श्योर करिए कि जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, जो आपने बुक्स खरीदी है कि हाँ मुझे इन बुक्स में से पढ़ना है, इन वीडियोस को मुझे देखना है, उन बुक्स और वीडियोस को देख के ये मेक श्योर करना है कि आपने जितनी भी एक दिन में बुक्स, जितने भी बुक्स ली हैं कि मुझे ये पढ़ना है इस टॉपिक में से, वीडियोस जो आपने देखी है उनकी रिवीजन आप जरूर कर लो।
हर थर्ड डे आपको रिवीजन जरूर करनी है। रिवीजन नहीं करोगे तो जितना मर्जी पढ़ लोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये सिलेबस कवरेज के दौरान ही होगा। कभी भी तैयारी ऐसे नहीं होगी कि पहले सिलेबस कवर होगा, फिर रिवीजन होगी, फिर मॉक टेस्ट होंगे, फिर पेपर देने जाएंगे। नहीं, साइमल्टेनियसली आपको चीजें करनी होंगी। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप पढ़ते नहीं हो, बट क्वेश्चन के थ्रू आपसे वो पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही आपको वो चीजें समझ आती हैं। वो हेल्प करता है यहाँ पे टेस्ट देना, और कैसे आप बुक्स और वीडियोस को रिवाइज कर रहे हो वो चीज इंपॉर्टेंट है जो मायने रखती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये अगर इस तरीके से 4 महीने आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी आपकी रिवीजन हो जाएगी, कमांड हो जाएगी टॉपिक्स पे, और आपको ये पता होगा कि हाँ ये चीजें मुझे करनी है, ये मैंने कर ली है और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये 4 महीने डिवोट कर रहे हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी 1 घंटा लगा लो फर्स्ट डे, लास्ट में 10-10 घंटे पढ़ लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की। फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, वो हैबिट मेंटेन करनी होगी कि मैं इतने आवर्स डेली पढूं। 6 आवर्स डेली आपको पढ़ना ही है। पेपर 1 50 क्वेश्चंस लेके आएगा 100 मार्क्स के, 2 से ढाई घंटे उस पर लगाओ। थ्योरी न्यूमेरिकल सब पढ़ो। आईसीटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, थ्योरी बहुत पूछी जाती है बाकी टॉपिक्स में। मैथ्स में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत है, लॉजिकल में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी एक न्यूमेरिकल में ही कवर होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको चीजें समझनी होंगी, रीजनिंग जहाँ पे होगी तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। डीआई न्यूमेरिकल है। फिर इसके बाद आरसी है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी में आप कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरी है, ठीक है। इसके साथ साथ पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन प्योर थ्योरेटिकल है, उनको आपको समझना है। रिसर्च और टीचिंग है, ये भी थ्योरेटिकल है, इनको आपको समझना है। फैक्चुअल है कुछ यूनिट्स, उनको आपको समझना है। तो डेली 2 से ढाई घंटे आपको देने पड़ेंगे। और मैं ये बोलूंगी एक टाइम पे 2 से 3 यूनिट्स आप लेके चलो, इससे ज्यादा नहीं। ये मत सोचो कि 10 की 10 यूनिट इकट्ठे स्टार्ट कर लूं, कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा। 2 से 3 यूनिट लेके चलो, और स्टार्टिंग उससे करनी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है। फिर पेपर 2 100 क्वेश्चन लेके आता है, 200 मार्क्स है, तो इसको समय भी उतना ही देना है। 3.5 से 4 घंटे डेली बेसिस पे आपको पेपर 2 को देने हैं, और इसमें भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ करना है। अकाउंट्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि न्यूमेरिकल पोर्शन बाद में कर लेंगे, नो, साइड बाय साइड करना होगा। और हर एक प्रोविजन को अच्छे से पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया एक टॉपिक पे, उस टॉपिक को अच्छे से करना होगा। अगर एक बार ये पूछ लिया कि डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते हैं शेयर, या हो सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। और न्यूमेरिकल पोर्शन काफी पूछा जा रहा है। अभी बच्चे बोलते हैं कि मैम न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं गया। न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जाता है? थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे चीजें पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज अजम्पशंस ये ज्यादा पूछी जाती हैं, और ये हर बार पूछी जाती हैं। और अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अभी आपको आने वाले टाइम में और ज्यादा ये चीजें देखने को मिलेंगी। 2023 फेब वाले पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, और अब जून वाले पेपर में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। और टाइम स्लॉट हमेशा अपना सेपरेट रखो, पेपर 1 का अलग और पेपर 2 का अलग। पेपर 1 अगर मॉर्निंग में कर रहे हो, पेपर 2 नाइट में कर रहे हो या इवनिंग में कर रहे हो, तो वही चीज आपको मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि 1 घंटा पेपर 1 कर लिया, 1 घंटा पेपर 2 कर लिया, नहीं। आपके माइंड में जिस तरीके से प्रोसेसिंग होती है ना, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप पेपर 1 पे 2 से ढाई घंटे लगा रहे हो, तो आपके माइंड में वो पेपर 1 ही घूम रहा है सारे टाइम, तो पेपर 1 अच्छा हो जाएगा। अगर आप कुछ टाइम पेपर 1 फिर पेपर 2 फिर पेपर 1 पेपर 2 कर रहे हो, तो आप इसी में ही रह जाओगे, स्विच करने में ही रह जाओगे, और जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हार्म होगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड यस, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली 6 घंटे पढ़ रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ बिग मिस्टेक। बीच में ब्रेक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप पेपर 1 पढ़ोगे, जो चीजें आप पढ़ोगे, जो कंसेप्ट आप पढ़ोगे, उनको डाइजेस्ट होने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। पेपर 2 पढ़ रहे हो तो उसके जो कंसेप्ट है उनको डाइजेस्ट होने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने अभी बताया 2 से 3 यूनिट आपको लेके चलनी है, तो 1 यूनिट कर रहे हो 1-1.5 घंटे में, तो ब्रेक दो थोड़ा सा, फिर दूसरी यूनिट स्टार्ट करो। इस तरीके से आपको यूनिट्स हैं जो स्टार्ट करनी है। और रिवीजन जब करनी है, हर तीसरे दिन, फोर्थ डे, थर्ड डे, जब भी आपका मन कर रहा है रिवीजन का, वो आपको करनी तो जरूर है। और वो आपको देखना है कि हाँ, मेरे को पेपर 1 में जितना भी मैंने 2-3 दिन पढ़ा, उसको मैं रिवाइज कर लूँ 1 से 1.5 घंटे में। पेपर 2 में जो भी 2-3 दिन पढ़ा, उसको 3 घंटे में रिवाइज कर लूँ, ताकि वो मेन मेमोरी में चला जाए, अच्छे से मुझे समझ आ जाए। एंड उसी के साथ साथ मुझे पीवाईक्यूज भी लगाते चलना है, क्योंकि पीवाईक्यू बेसिस पे ही आप अपने टॉपिक्स फिल्टर करोगे, और टॉपिक्स को फिर सेग्रीगेट करोगे मस्ट नो, शुड नो, कुड नो टॉपिक्स में। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से, कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो चीज है कट ऑफ। काफी बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ थी ये बता दो, उस बेसिस पे हम तैयारी कर लेंगे।
प्रीवियस ईयर में 105 क्वेश्चन पे जेआरएफ हुआ है। आप तैयारी कर रहे हो 105 क्वेश्चन की, अगर 104 103 पे रह गए तो रह गए, फिर क्या कोई स्कोप है? सक्सेस का स्कोप तो बहुत कम कर दिया आपने, फेलियर का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या एक अच्छी बात है? सबसे गलत चीज है। हमेशा जितनी कट ऑफ जा रही है उससे 10 क्वेश्चन आगे सोचो। अगर इस बार 105 कट ऑफ गई है तो मुझे 115 क्वेश्चन टारगेट करने हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, यहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। बट अगर आप कट ऑफ को ही कंसीडर कर लोगे कि हाँ यही बेंचमार्क है, मुझे तो इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि मैम कट ऑफ बता दो लास्ट ईयर कितनी थी, हम तो उसी हिसाब से कर लेंगे। कट ऑफ देखने से आप अपने जो फेलियर के चांसेस है वो तो 100% कर रहे हो ऑलमोस्ट, और सक्सेस के चांसेस 1% भी नहीं रह रहे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। फिर बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है। अब हमने देख लिया अक्टूबर तक क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। अब बात आती है नवंबर मंथ की। तो नवंबर मंथ में आपको क्या करना है? कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करनी है। सिलेबस हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट सिलेबस को थोरोली रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। अब ये जो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जानी चाहिए। हर वीक, एक वीक में एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना है। सैटरडे को मॉक टेस्ट दो, संडे को एनालाइज करो, क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उनको फिर बाकी दिन अच्छे से ऐड ऑन करके अपने नोट्स में रिवाइज करो। यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़ेगी, जिससे आपको और नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे और पढ़े हुए टॉपिक्स में से और एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम इन डेप्थ स्टडी बोलते हैं, वो आपकी यहाँ पे होगी। मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज। एक बहुत बड़ी गलती ये भी हम करते हैं, हम पीवाईक्यू को एनालाइज करके ही तो टॉपिक डिसाइड करते हैं, टॉपिक्स में से ही फिर पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर तो हम अच्छा स्कोर कर ही पाएंगे। लगाइए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ पीवाईक्यू के बेसिस पे जो टॉपिक डिसाइड किए थे वो टॉपिक्स डिसाइड करके क्या मैं उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स की एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे कर पा रही हूँ या नहीं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगी और ये आपको रियलिटी चेक देगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन आ रही है तो उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के चेक करो कि आपने क्या पढ़ा था उसके रिगार्डिंग और क्या कमी थी, उसको ऐड ऑन करो अपने नोट्स में। ये बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको डिटेल नोट्स बनाने को बोला था, अब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जहां पे आप 1 से 10 पेज में ही कंप्लीट यूनिट को कवर करेंगे। इतने ही नोट्स आपके होने चाहिए। और इतनी रिवीजन के बाद जब हम दिसंबर के लिए तैयारी करेंगे तो वहां पे क्या चीजें होंगी वो भी आपको बताऊंगी, पर उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। ये हम पढ़ते हैं कॉमर्स में और काफी बच्चों को पता होगा, यहाँ पे काइजन टेक्निक होती है। काइजन टेक्निक है जापानीज टेक्निक। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। जब आप इतना समय दे चुके हो, 5 मंथ्स अपनी तैयारी को दे चुके हो, यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ भी कमी है अभी तक आपकी तैयारी में तो यू कैन इम्प्रूव। ठीक है, लास्ट मंथ में यू कैन इम्प्रूव, नवंबर में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अदरवाइज अगर आप तैयारी ही 1 महीने 2 महीने पहले करना स्टार्ट करोगे तो देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आप अच्छे से सिर्फ पढ़ ही पाओगे फटाफट से, फिर आप जाते हो मैराथन की तरफ, फिर आप जाते हो 1 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, कैसे करें 20 दिन में जेआरएफ क्लियर। वो वीडियोस मैं भी बनाऊंगी। आई डोंट वांट कि आप वो चीजें देख रहे हो, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि 100 में से जो 6% बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, वो सिलेक्ट होंगे जो 4 से 5 महीने की मेहनत करके आए होंगे। वो बच्चे नहीं होंगे जो 1 महीने पढ़ेंगे या 1.5 महीने पढ़ेंगे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और आपको मैं ये चीज आज बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 5 महीने हैं, मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ये टाइम है, मैं अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इस तैयारी को अच्छे से करके अपने चांसेस और अच्छे बना सकूं और अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकूं। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो और फिर भी आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो रहा तो मैं आपके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए। बट अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो, आपके बहुत ज्यादा चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने उस तरीके से अच्छे से पढ़ा हो जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कंसेप्ट होता है कि आप ये चीज देख लीजिए कि आपको 1 महीने कितने बार लगाने हैं या लगातार 1-1 महीने करके 5 से 6 महीने लगाने हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या चीज ज्यादा बेनिफिशियल है? बार बार 1-1 महीने पढ़ते रहोगे, हर 6 महीने में 1-1 महीना आएगा, हर 6 महीने बार बार पढ़ना है या एक ही बार लग के 6 महीने पढ़ना है, ये डिसीजन आपको बनाना है। और इस वीडियो के थ्रू आई वॉन्ट कि आप वो डिसीजन बना लें और जो भी आपको सही लगता है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, ठीक है, आप 1 महीने में कर सकते हो, बट ये चीज तो बहुत श्योर है, अगर आप स्टार्टिंग से 1 महीना लगाओगे कि हाँ बस अभी मुझे कुछ नहीं पता बट 1 महीने में मुझे कर लेना है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपने पहले एग्जामिनेशन दिया हुआ है,
तैयारी अच्छी है, आप जो काम कर रहे हो वो उसी फील्ड से रिलेटेड, आप टीचिंग की जॉब कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो ऑलरेडी कहीं पे, तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं कहीं ना कहीं। बट अगर आप ऐसे हो कि हाँ मैंने तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मेरा ये करने का मन है, नेट देने का मन है और मैं 1 महीने में कर दूं क्या, वो बहुत ज्यादा चांसेस क्या है, फेलियर के ही चांसेस हैं। ये मैं सच्चाई आपको आज बता रही हूँ। 1 महीने की स्ट्रेटेजी वीडियोस फिर मैं भी बनाऊंगी और फिर आप भी देख रहे होंगे, बट आपको ये डिसीजन बनाना है कि मुझे 1 महीना एक बार लगाना है या 5 से 6 बार लगाना है। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। ये जो पेपर है ना, अब ये ऐसा पेपर नहीं है कि आपने क्लियर किया तो बस हो गया। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। नेट एग्जामिनेशन अब ऐसा है कि जो टॉप लेयर है ना, जो टॉप क्रीम है, उसी को ही हम ले रहे हैं वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसा हो जिसको थोरो नॉलेज हो अपने सिलेबस की, अपने टॉपिक की, अपने सब्जेक्ट की, और वो आगे फर्दर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सके। आप ये देखते भी होंगे, हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्वालिटी ऑफ टीचिंग की जो बात की जाती है ना, उसमें हम बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और उन्हीं चीजों की इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो बेंचमार्क्स हैं सेट किए जा रहे हैं और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ाया जा रहा है, ताकि सिर्फ वो टॉप लेयर जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ वही बन सके जिनको थोरो नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की। तो इन चीजों पे हमें काम करने की भी जरूरत है, हमें काम करने की जरूरत है ये सारी चीजों पे। और अगर आप ये चीजें कर लोगे तो आपके लिए और जो चीजें हैं वो भी ऑप्शंस हैं जो ओपन हो जाएंगे। फिर ये सारी चीजें करने के बाद आप दिसंबर में एंटर करोगे, यहाँ पे होगी फाइनल बैटल, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स और रिवीजन करनी है नोट्स के थ्रू, और कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट यहाँ पे बढ़ाते जाओ, हर वीक में 2 मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगी, जो आपने ऑलरेडी पहले बहुत मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, उनको रिपीट करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब रिपीट होगी ना तो रिलायबिलिटी आएगी कि पहले अगर मैं 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर पा रही थी, 150 में से 110 क्वेश्चन सही कर पा रही थी, 100 क्वेश्चन सही कर पा रही थी, अब कितने ज्यादा क्वेश्चन मैं सही कर पा रही हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, और ये चीजें आपको हेल्प करेंगी अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। सुनने में लग रहा है ना अप्रोचेबल है, और ये अप्रोचेबल है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी तैयारी को 1 साल दिया उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही सक्सेस मिल जाएगी। इट टेक्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स कंसिस्टेंसी, इट टेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटरमाइंड हो कि मुझे करना है और यही करना है, तो आप कर भी लेंगे। तो आपको एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए, और वो प्लान मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि मैम 5 से 6 महीने इसी तैयारी में लगा दें और नेट के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, और क्या चीज हो सकती है? आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है इस ईयर में। साथ ही साथ सेट एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं, साथ ही साथ जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन लोगे, रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे, रिसर्च आर्टिकल्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो, रिसर्च पेपर्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इसी एग्जामिनेशन से हेल्प मिलती है। और जब आप जेआरएफ करके टॉप 1% कैंडिडेट्स में आते हो, तो आपकी जो नॉलेज बेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है रिसर्च करने में। और रिसर्च करते समय आपकी नॉलेज डोमेन और ज्यादा बढ़ती है, जो आपको हेल्प करती है, अच्छी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो जाती है, और आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में आपका एडमिशन हो जाता है, आईआईटीज, आईआईएम्स, ठीक है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वहां पे आप जब पढ़ रहे होते हो और आगे फिर पढ़ा रहे होते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपकी यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी, और आप एक अच्छी जॉब ले सकेंगे, और एक डिजर्विंग जॉब आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, एंड आई होप आपको ये वीडियो एक डायरेक्शन दे पाएगी, और आप इसी पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करोगे। चेंजेस थोड़े थोड़े आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो टाइम मैनेज करिए कि कैसे आपको पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आपके लिए मैं ऐसी और वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस लाती रहूंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हो, लाइक आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आप कहीं रिसर्च कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो उन तरीके, उनमें, उन सिचुएशंस में आप कैसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो रोड मैप है ये सभी के लिए कॉमन है, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तैयारी और देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, और आप सोच सकते हो कि हाँ मेरी गाइडेंस आपको हेल्प कर सकती है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट है, यूनिट 1 टू यूनिट 10, एंड पेपर 1 की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जहाँ पे हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत जल्द अमेजिंग कुछ और सीरीज हैं जो मैं प्लान कर रही हूँ, और वो भी हम यूट्यूब पे कवर करते हुए चलेंगे।
तो आप पहले इन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड बैच में तो आप एटम बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है कॉमर्स का, एंड पेपर 1 भी वहाँ पे मैं मैथ्स और टीआई लेती हूँ। तो आपको कुछ भी पूछना है, दिए गए 3 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और आपके लिए जेआरएफ अड्डा की तरफ से अमेजिंग सरप्राइजेस है जो आने वाले हैं। 25 जून को आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्या क्या न्यू ऑफरिंग्स आपके लिए लाई जा रही हैं जो आपकी तैयारी को एक लेवल अप लेके जा सकती हैं। सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करिए। किसी की गाइडेंस में अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं एंगेज हो, मैंने एक चीज डिस्कस की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपके लिए अगर आप कहीं ना कहीं एंगेज हो, कम समय है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए पेड बैच एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करने में, जहां पे आपको एक हर चीज अच्छे से डिटेल में मिल जाती है। ये कुछ फीचर्स हैं। डाउट स्पॉट रहता है, अपडेटेड कंटेंट, बाइलिंगुअल क्लासेस रहती हैं। काफी बच्चों का डाउट रहता है कि पेपर बाइलिंगुअल होगा प्रिपरेशन, या फिर हमें इंग्लिश में ही मिलेगी चीजें। तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। पीडीएफ भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाती है, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है। टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड हम क्वेश्चंस कवर करते हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है हर एक क्वेश्चन का, जिससे आप अच्छे से एप्लीकेशन सीख जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। 25 जून का वेट करिए, 25 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आपके लिए बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी के साथ जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम अच्छे से पढ़ते हुए चलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का यही मकसद रहता है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके, जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करे आपके टारगेट को अचीव करने में। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके लिए मैं अमेजिंग वीडियो लाती रहूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।